दर्शकों, विश्वास करो, अब तक की सबसे ज्यादा ताकतवर आयुर्वेद की एक चीज को अगर आप 7 दिन तक खाओगे तो आपके शरीर से कमजोरी, आलस्य, थकान सब खत्म हो जाएगा और आपका शरीर ऊर्जा से और ताकत से 1000 गुना भर जाएगा। वह चीज कौन सी है? चलिए जानते हैं कहानी के माध्यम से। दोस्तों, इस दुनिया में ताकतवर को ही नियति के यहां जगह मिलती है, कमजोरों की यहां कोई जगह नहीं। यह बात आपने सुनी ही होगी और इस बात से आप भली भांति परिचित भी होंगे। इस बात में कोई शक नहीं कि पुराने जमाने में जो लोग हुआ करते थे वह आज के जमाने के इंसानों से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि वे लोग जिंदा रहने के लिए खाना खाते थे और आजकल के लोग सिर्फ जीभ के स्वाद के लिए खाना खाते हैं। आप एक और तथ्य से वाकिफ होंगे कि एक रोटी से 10 गुना ज्यादा ताकत आटे में होती है, आटे से 10 गुना अधिक ताकत दूध में होती है और दूध से 8 गुना अधिक ताकतवर मांस आहार होता है और मांस आहार से 10 गुना ज्यादा ताकतवर घी होता है। लेकिन यदि आप आज के समय पर देखेंगे, यदि किसी व्यक्ति को घी खाने के लिए दिया जाए तो वो ज्यादा से ज्यादा 1 चम्मच ही उसका सेवन कर सकता है, उसके ऊपर वो नहीं खा पाएगा। लेकिन यदि हम पुराने जमाने के इंसानों की बात करें तो उस समय पर घी उनका सर्वश्रेष्ठ भोजन होता था। आपने महाराणा प्रताप के बारे में तो सुना ही होगा। वह जितना वजन लेकर युद्ध भूमि पर लड़ते थे उतना वजन तो आज के 4 आदमी भी उठा नहीं पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि तब के जमाने के लोग सचमुच जीवन जीते थे और आज के लोग तो केवल जबरदस्ती इस जीवन को जी रहे हैं। कुछ ऐसे रहस्य है, कुछ ऐसी बातें हैं जिसे जानने के बाद आपको यह एहसास होगा, क्या आपका सबसे बड़ा धन, आपका सबसे बड़ा ऐश्वर्य हमारा स्वास्थ्य ही है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य का राजा बहुत दयालु था और वहां की सेना भी बहुत पराक्रमी थी। उससे राज्य में एक ऐसा व्यक्ति भी था जो अत्यधिक पराक्रमी था और वह उस राज्य का सर्वश्रेष्ठ योद्धा था। वह इतना ताकतवर था कि एक साथ वह 50 लोगों को भी परास्त कर सकता था और राजा उसके इस पराक्रम से हमेशा बहुत खुश रहते थे। जब भी उससे कोई युद्ध करने जाता तो वह पहले 100 बार सोचा करता कि क्या उससे युद्ध करना आसान है, क्या उसे हराना आसान है। हर कोई जानता था कि वह बहुत शूरवीर है, बहुत ताकतवर है, इसलिए उसे हराना लगभग असंभव था। अपने राजा के लिए हमेशा तत्पर रहता, अपने राज्य के राजा के लिए, अपनी प्रजा के लिए जो कुछ उसे अच्छा होता वह उसे अवश्य करता। एक बार की बात है, वह शूरवीर योद्धा अपना पराक्रम दिखा रहा था। उसी वक्त उसके दोनों पुत्र वहां पर आए हुए थे। राजा ने उसके दोनों पुत्र को देखा और राजा के मन में यह लालसा जगी, आने वाले समय में हमारे राज्य के लिए इनमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन होगा, हमारे राज्य के लिए योग्य कौन होगा। यह बात जब उस योद्धा के कानों में पड़ी तो वो अत्यधिक चिंतित हो गया। उस योद्धा के 2 पुत्र थे। जो बड़ा वाला बेटा था वो हर चीज का हुनर सीख चुका था, फिर चाहे वो तलवारबाजी हो, लोगों से बोलना हो, आग से खेलना, हर तरफ की चालबाजी से वो संपूर्ण था। उसे जो कुछ भी सिखाया जाता वह उसे सीखने में निपुण था। वह बहुत जल्द उस विद्या को, उस कला को सीख जाता था। यदि हर कोई यही कहता कि अगला योद्धा यही होगा, यही हमारे राज्य के लिए सर्वश्रेष्ठ योद्धा बन सकता है, लेकिन उस योद्धा का एक छोटा पुत्र भी था जो बहुत कमजोर था, जिससे कोई भी चीज सीखने में अत्यधिक समय लगता था और उसे देखकर कोई भी यह कहता था कि यह कभी योद्धा बन सकेगा। उसे उसके पिता ने बहुत कुछ सीखने का प्रयास किया, लेकिन वह कभी भी कुछ सीख नहीं पाया। ना ही तो वह अच्छी तलवारबाजी कर पाता था, ना ही उसे एक योद्धा की तरह जीना आता था। वह हमेशा आलसियों की तरह पड़ा रहता। जब भी वह योद्धा अपने दोनों पुत्रों को एक साथ देखता तो उसे बहुत चिंता होती, उसे बहुत तकलीफ होती, क्योंकि वह अपने दोनों पुत्रों को एक समान बनाना चाहता था। वह अपने दोनों पुत्रों में कोई फर्क नहीं समझता था। लेकिन जब भी कोई यह कहता कि बड़ा पुत्र अत्यधिक बलवान है, शूरवीर है, वह एक योद्धा जरूर बनेगा, और जब वहीं पर छोटे बच्चे के लिए कोई यह कहता यह तो कमजोर है, आलसी है, यह भला क्या कर पाएगा, यह सुन उस योद्धा को बहुत तकलीफ होती, बहुत दुख होता। लेकिन वह योद्धा यह जानता था कि इसमें उसके छोटे बेटे की कोई गलती नहीं है। उसका व्यवहार दूसरों से अलग है और यह दूसरों से थोड़ा कमजोर है, लेकिन इससे कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, तभी यह दूसरों के साथ पराक्रमी बन सकता है, दूसरों जैसा तलवारबाज बन सकता है, दूसरों जैसा सर्वश्रेष्ठ योद्धा भी बन सकता है। इस बात का ध्यान रखते हुए वह योद्धा अपने उस बेटे को लेकर एक गुरु के पास पहुंचा। यह वही आश्रम था
जहां उस योद्धा ने भी शिक्षा ग्रहण की थी। वह उस गुरु को भली भांति जानता था और यह भी जानता था कि वह गुरु उसके छोटे बेटे को शिक्षा अवश्य देंगे, जिससे वह भी अन्य लोगों की तरह पराक्रमी और शूरवीर बन सकता है। वह भी उन गुरु के पास ले गया, उन्हें प्रणाम किया और कहने लगा, हे गुरु, मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा आपसे शिक्षा ग्रहण करे। यह थोड़ा आलसी है, थोड़ा कमजोर है और यह कभी कुछ सीखना ही नहीं चाहता, जबकि मेरा बड़ा बेटा बहुत साहसी है, शूरवीर है, ताकतवर है, पराक्रमी है और इस राज्य को ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है। लेकिन मेरा यह छोटा बेटा, जो कि मेरी चिंता का कारण बना हुआ है, मैं चाहता हूं कि यह भी पराक्रमी बने, शूरवीर बने, ताकतवर बने, ताकि इस राज्य का हर कोई इसके भी गुण गाए। मैंने बहुत प्रयास किए, मैंने कई तरह के उपाय भी किए ताकि ये अपने जीवन में कुछ कर सके, कुछ सीख सके, लेकिन ये कभी कुछ सीखना ही नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि मेरे दोनों पुत्र एक बराबर, किसी में कोई कमी ना, इन दोनों को एक बराबर अधिकार मिले, लेकिन यह अपने आलस के कारण, अपनी कमजोरी के कारण हमेशा पीछे रह जाता है। मैंने इसे कई बार समझाया, लेकिन यह है कि मेरी बातों को मानता ही नहीं। मैं अपने दोनों बेटों में कोई भेदभाव नहीं रखना चाहता, मैं दोनों को एक बराबर बनाना चाहता हूं। उस योद्धा की यह सारी बातें सुनकर वह गुरु उस योद्धा से कहते हैं, मैं जानता हूं तुम्हारे पुत्र को क्या तकलीफ है, मैं इसे वैसा ही बना दूंगा जैसा तुम चाहते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें इसे कुछ दिन के लिए मेरे पास यहां पर आश्रम में छोड़ना होगा। और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि जब तुम वापस इसे लेने आओगे तो तुम्हें तुम्हारा यह पुत्र इस प्रकार नहीं दिखेगा। इसकी जगह पर तुम्हें वह पराक्रमी, वह ताकतवर बेटा मिलेगा जैसा तुम चाहते। वह गुरु अत्यधिक आत्मज्ञानी थे, बस उस योद्धा के पुत्र को देखकर यह समझ चुके थे कि उसे क्या तकलीफ है और उसे किस तरह से ठीक किया जा सकता है, उसे किस तरह से पराक्रमी बनाया जा सकता है, क्योंकि आखिर वह एक ऐसे योद्धा का पुत्र है जिसे अभी तक कोई हरा नहीं सका था। बस उसे इस बात का एहसास करवाना ही काफी था। उस गुरु के कहने पर अपने पुत्र को वहीं पर छोड़कर वापस अपने घर की ओर लौट जाता है। उसके बाद उस योद्धा का वह पुत्र एक शिष्य बनकर उन गुरु के आश्रम में रहने लगता है, वहां के सारे कामकाज करने लगता है, वहां पर वह सीखने लगता है, समझने लगता है और इसी प्रकार कई दिन बीत जाते हैं। और एक दिन सही समय आने पर वह गुरु उस योद्धा के पुत्र से कहते हैं, चलो आज मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। इतना कहकर वह गुरु उस योद्धा के पुत्र का हाथ पकड़ लेते हैं और उसे लेकर एक पहाड़ी की ओर, ऊपर की ओर बढ़ चलते हैं। उस पहाड़ी के ऊपरी छोर पर ले जाकर वह गुरु उस पुत्र से कहते हैं, आज मैं तुम्हें कुछ सिखाने वाला हूं। पुत्र, तुम्हें ध्यान से सीखना होगा, क्योंकि यदि तुमने आज यह बात नहीं सीखी तो तुम अपने जीवन भर कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं सीख पाओगे और हमेशा लोग तुम्हें कमजोर और असहाय समझेंगे और उसी दृष्टि से तुम्हें देखा जाएगा। धीरे धीरे कई दिन बीत चुके हैं और अब तुम्हारे घर जाने का वक्त भी करीब आ चुका है। इसलिए आज मैं तुम्हें यहां पर लेकर आया हूं ताकि मैं तुम्हें सिखा सकूं, यह समझा सकूं कि तुम इस धरती पर क्यों आए, तुम्हारे आने का क्या कारण है। इतना कहकर वह गुरु उस पुत्र को ऊपर की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, ऊपर ध्यान से देखो, उस चील को, उस चील ने अपने पंजों में अपना नवजात शिशु रखा हुआ है। वह चील ऊपर की ओर बढ़ती चली जा रही थी, इतनी ऊंची जाती कि बादलों को चीरकर ऊपर बढ़ती ही चली जाती और वहां पर जाकर वह अपने बच्चे को छोड़ देती। यदि वो छोटा सा बच्चा डर गया, उसे यह समझ नहीं आ रहा था क्या आखिर उस चील ने अपने ही बच्चे को इस तरह से नीचे क्यों फेंक दिया। गुरु और शिष्य दोनों इस दृश्य को बड़े ही ध्यानपूर्वक देख रहे थे। जैसे ही उस चील ने अपने उस बच्चे को नीचे की ओर छोड़ा, वह बच्चा तेजी से एक पत्थर की भांति नीचे की ओर गिरता चला जा रहा था। और वह जब तेजी से नीचे आने लगा तो उसने कई बार कोशिश की, कई बार प्रयास किए कि वह अपने पंखों को खोल सके, फड़फड़ा सके, जिससे वह हवा की उस रुख का फायदा ले सके, वह भी उड़ सके। लेकिन उसके कई अथक प्रयास के बाद भी उसके पंख नहीं खुल पा रहे थे और वह एक पत्थर की भांति तेजी से नीचे गिरता चला जा रहा था। जैसे जैसे वो नीचे गिरता जा रहा था, उसकी मां भी ठीक उसके पीछे ही थी। उसने ऊपर से अपने पंजे में फिर एक बार अपने उस बच्चे को पकड़ लिया। एक बार फिर वह चील अपने उस बच्चे को लेकर आकाश में ऊपर ऊंचाई की तरफ बढ़ती चली जाती है और फिर से वह ऊंचाई पर जाकर अपने बच्चे को ठीक उसी प्रकार छोड़ देती है। ये देख उस बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चील अपने बच्चे के साथ ऐसा क्यों कर रही है। यदि उसके बच्चे को कुछ हो गया तो फिर क्या होगा।
चील लगातार इसी प्रक्रिया को दोहरा रही थी। गुरु अपने उस शिष्य का हाथ पकड़ते हुए बस पेड़ की ओर आगे बढ़े जहां पर वह चील रहा करती थी, और उस जगह को दिखाते हुए वह गुरु उस पुत्र से कहते हैं कि इस जगह को ध्यान से देख लो। ठीक इसी जगह पर वह चील और उसका बच्चा इस पेड़ पर रहते हैं। तुमने एक बात और गौर की, इस पेड़ पर तुम्हें अनेकों फूल देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन जहां पर यह चील और इसका बच्चा रहता है वहां पर तुम्हें एक भी फूल नजर नहीं आएंगे, क्योंकि फूल बड़े ही कोमल होते। और वह चील चाहती तो इन फूलों को अपने साथ जहां पर रहती है उसे रख सकती थी, लेकिन वह जानती है कि फूलों में रहकर उसका बच्चा एक पक्षी बनेगा। लेकिन जब वह कांटों वाले घोंसले में रहेगा तभी एक चील बन पाएगा, और एक चील के बच्चे को हर तरह की यातनाएं बचपन से ही सहनी पड़ती है ताकि वे अन्य पक्षियों की तरह कोमल न बने, क्योंकि वह एक चील का पुत्र है और उसे चील की तरह अपना जीवन व्यतीत करना है। यदि वो बाकी पक्षियों की तरह बनेगा तो उसमें चील वाले वो स्वभाव नहीं होंगे और ना ही उसे कोई चील का पुत्र कह सकेगा। ठीक इसी प्रकार तुम भी एक शूरवीर योद्धा के पुत्र हो। यदि तुम चाहो तो अन्य लोगों की तरह अपना जीवन व्यतीत कर सकते हो, तुम फूलों का आनंद ले सकते हो, लेकिन तुम एक योद्धा के पुत्र हो, इसलिए तुम्हें भी कांटों की राहों पर चलना ही होगा। इन कांटों की राह पर चलकर ही तुम अपने आप को मजबूत बना पाओगे, अपने आप को शूरवीर और पराक्रमी बना सकोगे। ठीक वैसा ही यह चील भी कर रही है। वह भी अपने पुत्र को पराक्रमी और शूरवीर बना रही है। वह अपने बच्चे को उड़ान भरना सिखा रही है। वह बार बार जाकर अपने बच्चे को इसीलिए नीचे पटक रही है ताकि उसका बच्चा खुद ब खुद उड़ान भरना सीख ले। जब भी चील किसी को जन्म देती है तो हर बार उसे वही सिखाना चाहती है जो उसने सीखा है। वह एक चील होने का उसे एहसास कराना चाहती है। किंतु यदि वही पुत्र किसी और पक्षी के घर पर जन्म लेता तो उसे इस तरह की यातनाएं न सहनी पड़ती, उसे इस तरह से किसी भी क्रिया से ना गुजरना पड़ता। वह फूलों के घोंसले में रह सकता था, वह फूलों में पैदा होता और फूलों में ही खत्म हो जाता। लेकिन चिल के बच्चे का एक नियम होता है, एक नियति होती है कि नियति उसे तभी जिंदा रखेगी जब वो पराक्रमी होगा, शूरवीर होगा, और उसे वो सारे हुनर, वो सारे पराक्रम सीखने ही होंगे। ठीक उसी प्रकार तुम भी एक शूरवीर योद्धा के पुत्र, एक पराक्रमी योद्धा के पुत्र, इसलिए तुम्हें भी वह हुनर सीखना ही पड़ेगा। अन्यथा अन्य पक्षियों की तरह तुम भी अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। तुम भी एक दिन फूलों में जीकर फूलों में ही मर जाओगे। ये सब देखकर वह पुत्र उन गुरु के चरणों में गिर पड़ा, उन्हें प्रणाम किया और कहने लगा, हे गुरुदेव, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मुझे यह पता चल चुका है कि मैं एक शूरवीर योद्धा का पुत्र हूं और मुझे अपना जीवन इसी तरह से जीना है। मुझे इस हुनर को सीखना ही होगा। इतना कहकर वह गुरु और शिष्य वापस आश्रम की ओर लौट जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद वह गुरु अपने उस शिष्य से कहते हैं, मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जिससे तुम्हें अपने जीवन में उतारना होगा। यदि तुम इन बातों को अपने जीवन में उतार लेते हो और इसे तुम्हें जीवन भर याद रखना होगा। जो कुछ तुमने अभी उस चील से सीखा है वह तुम्हारे लिए एक ऐसी सीख है जिसे तुम्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन तुम एक चील नहीं हो और चील की बच्चों की तरह तुम ज्ञान को भी अर्जित नहीं कर सकते। आखिर तुम एक इंसान हो और तुम्हें इंसानों की तरह ही अपने शरीर को बनाना होगा। आज मैं तुम्हें कुछ बातें बताने जा रहा हूं जो तुम्हें अपने घर जाकर करनी होगी, जिससे तुम एक पराक्रमी योद्धा बन सकोगे और अपने शरीर को स्वस्थ रख पाओगे, क्योंकि एक शूरवीर हमेशा अपने शरीर का ध्यान रखता है। वह हमेशा अपने शरीर को चुस्तीला और फुर्तीला बनाए रखता है, जिसके कारण वो कभी बीमार नहीं पड़ता। तुम्हें भी इस बात का ध्यानपूर्वक ध्यान रखना होगा। तुम्हें सुबह जल्दी उठना होगा। 6 से 8 घंटे की नींद तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। इससे ज्यादा कभी मत सोना। सुबह जल्दी उठकर अपना जो हुनर है उसका अभ्यास करना। जिस प्रकार तुम्हारे पिता एक योद्धा हैं पर सुबह उठकर अपने सभी हुनरों का अभ्यास करते हैं, ठीक उसी प्रकार तुम्हें भी सुबह उठकर अपने सभी हुनर का अभ्यास करना होगा। योगा प्राणायाम करना होगा, जिससे तुम्हारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ होगा। और जितना तुम अपने शरीर को स्वस्थ रखोगे उससे भी ज्यादा तुम अपने अंदर की शक्तियों को समर्थ बना पाओगे। और तुम्हें एक बात और याद रखनी होगी, जितना तुम्हें अपने ऊपरी शरीर का ध्यान रखना है उतना ही तुम्हें अपने भीतर के शरीर का भी ध्यान रखना है। अर्थात अपनी मानसिक शक्ति का भी तुम्हें ध्यान रखना होगा, इसे भी बढ़ाना होगा और यह मानसिक शक्ति तुम्हें ध्यान से मिलेगी। इसीलिए हमेशा ध्यान करना, हमेशा सुबह उठकर प्राणायाम करना, हमेशा सुबह उठकर योगा करना,
ये तुम्हें मजबूती प्रदान करेंगी, और यदि इसके बाद भी तुम सुबह जल्दी नहीं उठ पाते तो तुम इस आदत को नहीं अपना पाते, तो मेरा एक और सबक याद रखना। जिस दिन तुम उठने में लेट हो जाओ, अर्थात जितना समय तुम देरी से उठो, अपने शरीर पर उतने ही कोड़े मरवाना। जब तुम यह क्रिया 4 से 5 दिन करोगे तो तुम खुद ही अपने आप में वो बदलाव देख पाओगे कि तुम अपने आप ही अपने समय पर उठना शुरू कर पाओगे। दूसरी बात जो तुम्हें हमेशा ध्यान रखनी है कि तुम्हें हमेशा स्वादिष्ट और स्वस्थ खाना ही खाना है। ऐसी चीजें कभी मत खाना जो तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। हमेशा तुम स्वस्थ खाना ही खाना, जैसे हरी सब्जियां, फल, दूध, दही। तुम भोजन अपने शरीर के लिए करना ना कि अपनी जीभ के लिए, ना ही स्वाद के लिए। अगली बात, वह गुरु अपने शिष्य से कहते हैं कि जब भी तुम्हारे मन में कोई चिंता हो, कोई ऐसा विषय हो जिसे लेकर तुम बहुत चिंतित हो, तो ऐसी बात अपने घर परिवार में अवश्य बताना। यदि तुम इन बातों को अपने मन में रखते हो तो यह बातें तुम्हें मन ही मन कमजोर बनाती चली जाएगी। यह चिंता तुम्हें अंदर ही अंदर खाती चली जाएगी और तुम खोखले होते चले जाओगे। और याद रखना, जब हमारा मन बीमार पड़ता है तो वह हमारे शरीर को भी बीमार कर देता है। इसलिए कोई भी बात कभी छुपाकर मत रखना। हर बात अपने घर वालों और अपने परिवार को अवश्य बताना आगे। वह गुरु अपने उस शिष्य से कहते हैं, हमेशा सकारात्मक सोच रखना, कभी भी नकारात्मक विचार अपने दिमाग में आने मत देना। सबके जीवन में उतार और चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। सभी के जीवन में सुख और दुख लगा ही रहता है, कभी अच्छा तो कभी बुरा। जीवन इसी प्रकार चलता है। तुम्हारे जीवन में समय चाहे कैसा भी क्यों ना आए, लेकिन तुम्हें हमेशा एक सकारात्मक सोच ही अपनानी है, जिससे तुम अपने जीवन में आने वाली कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना हंसते हुए और बड़ी ही सरलता से उसका सामना कर सको और जीवन में आगे बढ़ पाओगे। अगली बात जो तुम्हें याद रखनी चाहिए, क्यों तुम्हें हमेशा मुस्कुराते रहना है, क्योंकि एक योद्धा यदि चिंतित हो तो उसका राज्य भी चिंतित हो सकता है, और तुम्हारी मुस्कुराहट से ही सबको ताकत मिलती है। तुम एक शूरवीर योद्धा के पुत्र, तुम्हारी हंसी तुम्हारे चेहरे से अलग नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा मुस्कुराते रहना ही तुम्हारे और तुम्हारे राज्य के लिए उचित है, और यह तुम्हारे राज्य को एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है, और तुम्हारा मुस्कुराते रहना तुम्हारे लिए भी अच्छा है। यह तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करता है। गुरु अपने उस शिष्य को आखिरी सीख देते हुए कहते हैं, हमेशा अपने जीवन में दान पुण्य करते रहना, तो इससे कभी पीछे मत हटना। तुमने देखा होगा कि राजा महाराजा ऐसे होते हैं जो दान के समय पर उनसे जो मांगा जाए वो सब देने के लिए तैयार हो जाते, फिर चाहे आप उनका राजपाट ही क्यों ना मांग लें। दान पुण्य करना अत्यधिक जरूरी है, और ऐसा नहीं कि दान में तुम केवल धन ही दो, तुम किसी की मदद भी कर सकते हो। इसलिए दान पुण्य के समय पर तुम्हें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जब हम दान करते हैं तो हमारे मन में एक अजीब सी खुशी महसूस होती है। हमारा मन बहुत खुश होता है, हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं, और यह खुशी हमारे शरीर को और भी ज्यादा मजबूत बनाती है। लोगों में यह गलत धारणा है कि जब हम दान करते हैं तो हमारी संपत्ति घटती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम दान करते हैं तो इससे हमारी संपत्ति घटती नहीं बल्कि बढ़ती चली जाती है। इसलिए दान करने से कभी पीछे मत हटना। जब भी तुम्हें मौका मिले, जैसा भी तुम्हें मौका मिले, तुम दान अवश्य करना। इतना कहकर गुरु वे शांत हो गए, और शिष्य उन गुरु के चरणों में प्रणाम करके उनसे कहता है, हे गुरु, आपने जो मुझे शिक्षा दी है, यह शिक्षा मैं अपने जीवन भर याद रखूंगा, इसे मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा। हे गुरु, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने घर जाना चाहता हूं, अपने पिता की तरह एक पराक्रमी योद्धा बनना चाहता हूं। इतना कहकर वह शांत हो जाता है, और गुरु उसे आशीर्वाद देते हुए उस शिष्य को उसके घर जाने की आज्ञा प्रदान करते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताने वाला हूं, कुछ ऐसी खाने पीने की चीजों के बारे में बताने वाला हूं जो कि अक्सर हम लोग अपने नाश्ते में सुबह सुबह इस्तेमाल करते हैं। ये चीजें बहुत ही कॉमन हैं, और अक्सर लोग इनको बहुत ही हेल्थी कंसिडर करते हैं, इनको अच्छा मानते हैं, सोचते हैं कि इन्हें खाने से तो बड़ा फायदा होता है, ये बहुत ही बढ़िया है। लेकिन असल में ये जो चीजें आज मैं आपको बताने वाला हूं, ये उतनी बढ़िया भी आपके लिए नहीं है। इनफैक्ट ये काफी हद तक अनहेल्थी है, और इनसे आपको बचना चाहिए। जानते हैं कि ये कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको अवॉइड करनी है, और साथ ही ये भी जानते हैं कि इनके हेल्थी ऑल्टरनेटिव क्या क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे कॉमन फूड की, जो कि हम में से करीब करीब सभी लोग अपने नाश्ते में खाते हैं, या फिर पहले कभी खाते रहे होंगे, जो कि है पराठा। खासतौर से अगर आप नॉर्थ इंडियन हैं तो आप रिलेट कर पाएंगे
कि परांठा हम लोगों के नाश्ते में एक ऐसी चीज हुआ करती थी जो कि कभी भी मिस नहीं होती थी दोस्तों। परांठा हम लोग अक्सर खाते हैं और इसको अच्छा मानते हैं कि ठीक है, ये देसी चीज है, इसको खाने से कुछ नुकसान नहीं होता है। लेकिन जान लीजिए कि पराठे के अंदर बहुत सारा घी डाला जाता है और अक्सर जो पराठा बनता है उसके अंदर मैदा इस्तेमाल किया जाता है। पराठा खाने में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब इसके अंदर आप इतना सारा घी डाल देते हैं, इतना सारा तेल डाल देते हैं और इसको मैदे के अंदर पकाते हैं, तो इससे ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ज्यादा घी और ज्यादा तेल का इस्तेमाल करने की वजह से पराठे के अंदर जो कैलोरीज हैं वो बढ़ जाती हैं और इसकी वजह से धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर फैट इकट्ठा होने लगता है, आपका मोटापा बढ़ने लगता है। इसी के साथ साथ अगर आप मैदे से बना पराठा खाते हैं तो यह मैदे वाला जो पराठा होता है यह आपके ब्लड शुगर को बहुत ही तेजी से बढ़ाता है और इसकी वजह से धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो सकते हैं, डायबिटीज का खतरा बढ़ सकता है। और साथ ही साथ यह जो मैदा होता है यह बहुत बारीक होता है, इसके अंदर फाइबर नहीं होता और यह आपकी आंतों के अंदर जाकर चिपक जाता है और वहां पर आपके अंदर पेट में दर्द की शिकायत पैदा कर सकता है, कॉन्स्टिपेशन पैदा कर सकता है, कुछ केसेस में डायरिया भी पैदा कर सकता है, ब्लोटिंग और इंडिजेशन भी इसकी वजह से आपके अंदर हो सकते हैं। तो इसी वजह से जो पराठा है या आपकी सेहत के लिए एक बुरी चीज है जो कि आपको नाश्ते में नहीं खानी चाहिए। अब आप कहेंगे कि साहब पराठा तो हम बचपन से खाते आए हैं, मेरा पसंदीदा है, हम पराठा छोड़ नहीं सकते, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तो इसका भी एक सॉल्यूशन है दोस्तों। कुछ छोटे छोटे चेंजेस को करके आप अपने इस पराठे को हेल्थी बना सकते हैं, इसको खा सकते हैं। सबसे पहला चेंज जो आपको करना है वो ये कि अपने पराठे को हमेशा आपको देसी गेहूं के पराठे में बनाना है या फिर मल्टीग्रेन आटे के अंदर आपको बनाना है। इस तरह के जो आटे होते हैं इनके अंदर फाइबर ज्यादा पाया जाता है और ये फाइबर आपके इस ऑनाइल को या घी को जो है अब्सॉर्ब कर लेता है और आपकी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर को भी तेजी से नहीं बढ़ने देता है, उसको बैलेंस में रखता है। इसी के साथ साथ इसको खाने से आपके अंदर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं होती है, इंडिजेशन नहीं होता है, क्योंकि फाइबर आपके पेट के लिए भी बढ़िया है। दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वह यह कि आपको अपना पराठा बनाने के लिए घी या ऑयल बहुत ही कम मात्रा में इस्तेमाल करना है, या फिर ज्यादा बढ़िया यह है कि आप बिना घी के बिना तेल के अपने पराठे को बनाएं। जैसे हम लोग रोटी बनाते हैं उस तरह से पहले पराठे को बना लीजिए और बनाने के बाद ऊपर से थोड़ा सा देसी घी इस पे आप डाल के अच्छे से चपड़ के आप उसको खा सकते हैं। पराठे की तरह ये कुछ ऐसा ही है जैसे बाजार में या फिर रेस्टोरेंट्स में जो पंजाबी पराठे मिलते हैं, तंदूरी पराठे मिलते हैं, वो कुछ इसी तरह से होते हैं। लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो मैदे वाले होते हैं। आप घर पर बना के ऊपर से थोड़ा सा घी डाल के उसको खा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपका पराठा और भी ज्यादा हेल्थी हो जाए तो इसके अंदर आप वेजिटेबल्स को भी मिक्स कर सकते हैं। आप पालक को अंदर मिक्स कर सकते हैं, गोभी को मिक्स कर सकते हैं, गाजर को मिक्स कर सकते हैं, या फिर सबसे बढ़िया चीज पनीर को आप मिक्स करके इसके अंदर मिक्स कर दीजिए अपने आटे में, या उसके अंदर आप फीलिंग कर लीजिए इसकी। तो इसकी वजह से प्रोटीन कंटेंट भी बढ़ जाता है, फाइबर कंटेंट भी बढ़ जाता है और आपका पराठा जो है आपको ज्यादा अच्छा न्यूट्रिशन भी देता है और फायदा भी ज्यादा करता है। और जो नुकसान आपको ज्यादा घी वाले पराठे से, ज्यादा तेल वाले पराठे से या मैदे वाले पराठे से होते हैं वो भी आपको नहीं होते हैं। दूसरा बहुत ही कॉमन फूड आइटम जो कि अक्सर ब्रेकफास्ट में खाया जाता है दोस्तों, वह है स्लाइस्ड ब्रेड। वह ब्रेड जो कि हमें बाजार में मिलती है। दोस्तों ब्रेड जो होती है ये मोस्टली मैदे से बनाई जाती है, खास तौर से व्हाइट ब्रेड की। फिलहाल मैं बात कर रहा हूं तो ये मैदे से बनाई जाती है और मैदा जैसे कि मैंने आपको बताया आपके ब्लड शुगर को बहुत ही तेजी से बढ़ाता है और फिर एकदम से ब्लड शुगर इसके बाद कम भी हो जाती है और इसी वजह से इससे आपके अंदर इंसुलिन सेंसिटिविटी हो सकती है और डायबिटीज का खतरा बढ़ सकता है। साथ ही साथ इस मैदे वाली ब्रेड के अंदर, व्हाइट ब्रेड के अंदर फाइबर ना के बराबर होता है और कोई न्यूट्रिएंट्स भी नहीं होते हैं, क्योंकि जो मैदा बनाने के प्रोसेस होता है उसके दौरान गेहूं के अंदर मौजूद न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो करीब करीब खत्म हो जाते हैं और फाइबर भी बिल्कुल अलग हो जाता है और इसी वजह से आपको सिर्फ और सिर्फ कैलोरीज मिलती हैं, जिसकी वजह से आपको कोई ताकत तो नहीं मिलती है, सिर्फ और सिर्फ आपको मोटापा मिलता है और आपको डायबिटीज का गिफ्ट मिलता है। साथ ही साथ इस मैदे वाली ब्रेड के अंदर, व्हाइट ब्रेड के अंदर फाइबर ना के बराबर होता है और कोई न्यूट्रिएंट्स भी नहीं होते हैं।
क्योंकि जो मैदा बनाने के प्रोसेस होता है उसके दौरान गेहूं के अंदर मौजूद न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो करीब करीब खत्म हो जाते हैं और फाइबर भी बिल्कुल अलग हो जाता है, और इसी वजह से आपको सिर्फ और सिर्फ कैलोरीज मिलती हैं, जिसकी वजह से आपको कोई ताकत तो नहीं मिलती है, सिर्फ और सिर्फ आपको मोटापा मिलता है और आपको डायबिटीज का गिफ्ट मिलता है। दोस्तों, बहुत सारे लोग जो हैं वो आजकल व्हाइट ब्रेड को छोड़ के ब्राउन ब्रेड को खाने लग गए हैं, और कंपनीज भी आजकल मार्केटिंग कर रही हैं कि आप ब्राउन ब्रेड को खाइए, यह आपके लिए बढ़िया है, ये होल व्हीट से बनाई जाती है, इसमें फाइबर ज्यादा है। लेकिन जान लीजिए कि जो ब्राउन ब्रेड है दोस्तों, ये भी व्हाइट ब्रेड से कोई ज्यादा अलग नहीं होती है। इसके कलर को देख के आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज तो ऐसी भी है जो कि इस ब्राउन ब्रेड को ब्राउन बनाने के लिए इसके अंदर कलरिंग भी करती है, ताकि ये आपको ऐसा लगे कि ये रोटी जैसी दिख रही है। दोस्तों, ब्राउन ब्रेड के किसी भी अच्छे से अच्छी कंपनी के पैक को आप उठा के उसको पीछे से देख लीजिए, इंग्रेडिएंट को आप जान जाएंगे कि ब्राउन ब्रेड के अंदर भी सिर्फ 10 से 20% ही, ये भी बहुत ज्यादा मैं बता रहा हूं, बसों में तो इतना भी नहीं होता है, 10 से 20% ही जो है वह होल व्हीट वाला आटा होता है, यानी जो देसी आटा होता है वह होता है बाकी सबका। सब 70 से 80% भी इसके अंदर भी मैदा ही होता है, तो ये भी आपके लिए बराबर बुरी है। आप ये मत सोचिए कि मैं ब्राउन ब्रेड खा रहा हूं तो कुछ अच्छा खा रहा हूं, वो भी आपके लिए बहुत ही बुरी चीज है। साथ ही साथ जो ये ब्रेड्स होते हैं दोस्तों, इनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स भी मिलाए जाते हैं, कुछ कलरिंग एजेंट्स भी मिलाए जाते हैं, और साथ साथ कुछ ऐसी चीजें भी मिलाई जाती हैं जो इनके टेक्सचर को सॉफ्ट बनाती है और आपके टेस्ट को एनहांस करती है। बहुत सारी शुगर भी डाली जाती है, बहुत सारा इसके अंदर एडिबल ऑयल भी मिलाया जाता है, और ये सभी चीजें आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती हैं। इनफैक्ट बहुत सारी रिसर्चर्स तो ये भी कहती हैं कि ब्रेड को ज्यादा इस्तेमाल करने से आपके अंदर डायबिटीज का खतरा बढ़ता है, और साथ साथ कुछ तरह के कैंसर्स के होने का रिस्क भी इस तरह के ब्रेड्स को खाने से बढ़ सकता है। तो इसीलिए ब्रेड को भी आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि ब्रेड की जगह हम क्या इस्तेमाल करें, तो आप रोटी को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो घर पर हम लोग रोटी बनाते हैं, या फिर उससे बेटर है कि जो अच्छा हेल्थी वाला पराठा मैंने आपको बताया था, उस तरह से पराठा बना के भी आप खा सकते हैं। वो आपको व्हाइट ब्रेड से कम ही नुकसान देगा। व्हाइट ब्रेड तो आपके लिए बिल्कुल ही बेकार है, उसको तो बिल्कुल ही मत खाया करिए। तीसरी चीज है दोस्तों, चीनी वाली चाय या फिर कॉफी। दोस्तों, इंडिया में सबसे ज्यादा पी जाने वाली और सभी लोगों की फेवरेट अगर कोई ड्रिंक है तो वह है चाय। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सिंपल सी दिखने वाली जो चाय होती है, ये आपकी हेल्थ को कितना नुकसान पहुंचा सकती है, खास करके तब जब आप इसमें बहुत सारी चीनी ऐड कर लेते हैं, जो कि हम में से ज्यादातर लोग करते हैं। अक्सर हम सोचते हैं दोस्तों कि एक चम्मच शुगर से भले क्या ही फर्क पड़ेगा, चलो पी लेते हैं। लेकिन दोस्तों, ये एक एक चम्मच शुगर मिलकर आपकी सेहत को बहुत ही बुरी तरह नुकसान पहुंचाता है। मैंने अक्सर देखा है कि बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो कि चाय के अंदर, कॉफी के अंदर 2-2 चम्मच शुगर डाल के पीते हैं, और बड़े मजे से पीते हैं, और दिन में 4-4 बार चाय पीते हैं। ये शुगर वाली जो चाय है या कॉफी है दोस्तों, ये आपको मीठी तो लगती है, लेकिन इससे आपकी बॉडी की जो ब्लड शुगर है वह बहुत ही तेजी से बढ़ती है, और इससे बॉडी में अनावश्यक कैलोरीज भी बढ़ती है, मोटापा बढ़ता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ सकता है, और भी बहुत सारी तरह की बीमारियां इससे आपके अंदर पैदा हो सकते हैं। जब आप सुबह सुबह बहुत ज्यादा चीनी वाली चाय को पीते हैं तो इससे आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है उसके ऊपर भी बुरा असर पड़ता है, और आपकी बॉडी जो है कैलोरीज को कम बर्न करती है, जिससे कि आप सुस्त भी रहते हैं और आपकी बॉडी में मोटापा और फैट भी बढ़ता है। इसलिए अपनी शुगर को आप धीरे धीरे कोशिश करिए कम करने की। अगर अभी 2 चम्मच लेते हैं तो 1 लीजिए, 1 लेते हैं तो आधा लीजिए, और आधे लेते हैं तो इसको धीरे धीरे बिल्कुल बंद कर दीजिए। यकीन मानिए, अगर आपने सिर्फ 1 महीना बिना चीनी वाली चाय पी ली दोस्तों, तो आपके जो टेस्टेबर्स हैं वो उसके लिए अडॉप्ट हो जाएंगे। फिर आपको ये चाय बुरी नहीं लगेगी। शुरू में जरूर लगेगी, लेकिन धीरे धीरे फिर नहीं लगेगी। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि 1 महीना, 1.5 महीना अगर आपने ऐसा कर लिया तो फिर आपको मीठी वाली जो चाय है वो बुरी लगने लगेगी। तो हमारे जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो अपने हिसाब से जैसा आप चाहते हैं वैसा अडेप्ट हो जाते हैं। इनको अडेप्ट कीजिए और इसकी जगह आप फीकी वाली चाय पीजिए। अगर आप चाय को पसंद करते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं दोस्तों जो अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट मानते हैं, और वह लोग हेल्थी रहने के लिए चीनी की जगह आर्टिफिशियल स्वीटनेस का इस्तेमाल करते हैं।
जैसे कि शून्य शुगर, नो कैलोरीज या फिर शुगर फ्री वगैरह, और या इस तरह की जो भी चीजें, बहुत सारी ब्रांड्स आते हैं, इस तरह के जो ब्रांड्स होते हैं दोस्तों शुगर फ्री वाले, ये तो आपके लिए मैं कहूंगा चीनी से भी ज्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि इनके ऊपर अभी रिसेंट में एक WHO की रिपोर्ट आई थी जिसमें पता लगा कि यह बॉडी के अंदर कैंसर जैसी बीमारियों को भी पैदा कर सकते हैं और साथ ही साथ डायबिटीज के रिस्क को भी बढ़ाते हैं। तो आप बचना तो चाह रहे हैं डायबिटीज से, लेकिन इन्हें लेने से आपको उल्टा हो रहा है। डायबिटीज तो इनसे तो आप बच के ही रहिए, बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिए। बेस्ट है कि आप फीकी चाय पीजिए। फीकी चाय नहीं पी सकते हैं तो आप चैमोमाल टी को इस्तेमाल कीजिए, ग्रीन टी को इस्तेमाल कीजिए, या फिर आप चाहें तो अदरक को पानी के अंदर उबाल के उसमें थोड़ा सा शहद मिला के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की चाय अगर आप लेंगे नेचुरल, तो ये आपके लिए हर्बल टी जो होती है ज्यादा हेल्थी होती है। चाय से बचिए, चाय पीना चाहते हैं तो फीकी पीजिए। तीसरी चीज है पैकेज्ड फ्रूट जूस। दोस्तों पैकेज्ड फ्रूट जूस जैसे कि ट्रॉपिकला, अनार जूस, एलोवेरा जूस, पतंजलि वाला जूस, ये सभी जूस जो होते हैं ये आजकल बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं और लोग इन्हें खूब पीते हैं। बहुत सारे लोग सुबह के टाइम में एक ग्लास इस तरह के फ्रूट जूस को लेकर सोचते हैं कि ये बहुत ही हेल्थी कुछ कर रहे हैं, लेकिन असल में ये जूसेस आप पर नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं। पैकेज फ्रूट, इनमें कई बार बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं और टेस्ट के लिए इनमें काफी ज्यादा शुगर और आर्टिफिशियल फ्लेवर्स भी मिलाए जाते हैं। यही नहीं दोस्तों, 100% फ्रूट जूस ये नहीं होते हैं, बल्कि अगर आप इनको पीछे से देखेंगे, चेक करेंगे, तो इसमें सिर्फ 10 से 20% ही फ्रूट जूस होता है। बाकी सारा जो होता है पानी होता है, शुगर होती है और फ्लेवर्स वगैरह होते हैं। इन्हें पीने से आपको थोड़ी बहुत देर के अंदर लगता है कि यार एनर्जी सी मिल रही है बॉडी को, लेकिन इन जूस के साइड इफेक्ट्स बहुत सारे होते हैं, इसलिए इनको आपको हमेशा पीने से बचना चाहिए। खास तौर से अगर आप नाश्ते में इनको लेते हैं तो ये एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। अगर आप कुछ हेल्थी लेना चाहते हैं तो आप इन पैकेज्ड फ्रूट जूस की जगह फ्रेश फ्रूट जूस को इस्तेमाल कीजिए, जो आपने खुद ही घर पे बनाया हो या उससे भी बढ़िया। तो ये है कि आप होल फ्रूट को इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि उसके अंदर आपको फाइबर भी मिलेगा। फ्रेश फ्रूट्स जैसे कि एप्पल, ऑरेंज या फिर बनाना, ये जो कि नेचुरल शुगर के साथ साथ फाइबर और विटामिन से भी भरपूर होते हैं, ये आपको नाश्ते में ज्यादा फायदा करते हैं, तो इन्हें आपको खाना चाहिए। और अगर आप जूस ही पीना चाहते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया, आप फ्रेशली प्रिपेयर्ड जूस जो अपने खुद घर पर बनाया है उसको लीजिए, या उससे भी बढ़िया ये है कि आप इन फ्रूट्स को ग्राइंड करके पानी में उसको इस्तेमाल कीजिए। उसके अंदर फाइबर भी होता है जो ज्यादा बढ़िया होता है, या फिर आप कोल्ड प्रेस्ड जूस को इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट नंबर आता है दोस्तों ब्रेकफास्ट सीरियल्स और इंस्टेंट ऑट्स का, जो कि आजकल के इस फैशनेबल जमाने में काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं और करीब करीब हर एक घर में आपको ये आसानी से मिल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो पैकेज ब्रेकफास्ट सीरियल्स होते हैं जैसे कि कैटलॉग्स, कॉर्नफ्लावर लेक्स हुआ, मोस्टली नट्स डिलाइट हुआ, ग्रानोला हुआ या इंस्टेंट ऑट्स हुआ, जो कि बड़े शानदार सी पैकिंग में आपको दिखते हैं और बड़े हेल्थी लगते हैं। ये असल में स्वस्थ नाश्ता विकल्प नहीं है, बल्कि बहुत ही अस्वस्थ है। इनके अंदर बहुत सारी शुगर डाली जाती है, बहुत सारी प्रोसेसिंग इनकी की जाती है और बहुत सारे आर्टिफिशियल फ्लेवर्स भी मिलाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये अनहेल्थी हो जाते हैं। लेकिन इनको प्रमोट ऐसे किया जाता है कि जैसे ये बड़े ज्यादा हेल्थी हैं और आपको बड़ा फायदा करते हैं। वैसे भी दोस्तों, रोजाना इन सीरियल्स का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो यह आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा होता है। खास करके अगर आप वेट को कंट्रोल करना चाहते हैं या अगर आपके अंदर डायबिटीज की प्रॉब्लम है, तो ऐसे में तो इनसे आपको बिल्कुल ही बचना चाहिए इन पैकेज्ड सीरियल्स के बदले। अगर आप अपने नाश्ते में दलिया खाएं, स्प्राउट्स दाल को खाएं, उबले हुए चने खाएं या स्प्राउट्स चने को खाएं, तो ये आपके लिए ज्यादा बेहतर ऑप्शन होते हैं, क्योंकि ये नेचुरल है। इनके अंदर फाइबर बहुत ज्यादा होता है, ज्यादा शुगर नहीं होती है और आपको बहुत सारा विटामिन, बहुत सारा मिनरल और बहुत सारी ताकत और प्रोटीन इससे आपको मिलता है। तो इस तरह की नेचुरल चीजों को इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, स्विंगल दोस्त या आपके करीब इंसान के साथ यह कहानी शेयर करके उन्हें भी इस जनान से परिचित करवाए। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तो ही इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।